और आज के हमारे विश्लेषण का आधार कृषि विभाग का वो विशिष्ट डेटा है जो इस पूरी समस्या को सिर्फ भूगोल के नजरिए से नहीं बल्कि एक बेहद व्यावहारिक नजरिए से देखता है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। आमतौर पर जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो मिट्टी को बस लाल, काली या रेतीली कहकर बांट देते हैं। बहुत ही सामान्य तरीके से। हाँ, लेकिन आज हम जिन नोट्स को डिकोड कर रहे हैं उनमें कृषि विभाग का विशिष्ट 14 सूत्रीय वर्गीकरण दिया गया है। ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। रंग से परे जाकर ये इस बात पर केंद्रित है कि जमीन की असल कृषि क्षमता क्या है, और यही बात इस वर्गीकरण को खास बनाती है। जैसे इसमें गंगानगर के लिए साइरोजेक्स और रेवरीना जैसी मिट्टियों का जिक्र है। ये नाम सुनने में जितने अजीब या कह लें विशिष्ट हैं, गंगानगर के नहरी कृषि तंत्र के लिए इनका महत्व उतना ही ज्यादा है। असल में ये 14वीं सूत्रीय वर्गीकरण एक तरह की मास्टर क्लास है। ये दिखाता है कि प्रशासन जमीन को कैसे देखता है। मैं समझाती हूँ, गंगानगर की ये साइरोजेक्स या रेवेरिना सिर्फ मिट्टी के प्रकार नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस विशेष जलोढ़ और नहरी प्रभाव को दर्शाते हैं जिसने उस पूरे क्षेत्र को राजस्थान का अन्न का कटोरा बना दिया है। कृषि विभाग का ये डेटा मिट्टी की भौतिक संरचना को सीधे वहां बोई जाने वाली फसल से जोड़ता है। समझ गया। और इसी तरह अगर हम पश्चिमी राजस्थान के विशाल विस्तार को देखें, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर का इलाका, वहां मरुस्थलीय मृदा का साम्राज्य है। लेकिन इस व्यापक वर्गीकरण के भीतर भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है। और वही अपवाद इस डेटा को इतना दिलचस्प बनाते हैं। जैसे अगर पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से मरुस्थलीय है तो बीकानेर के आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। बीकानेर के क्षेत्र में जिप्सीफेरस मिट्टी का मिलना ये एक बहुत बड़ा भूगर्भीय बदलाव है। बिल्कुल, जिप्सीफेरस नाम से ही पता चलता है कि इसमें जिप्सम है। हाँ, इसमें जिप्सम की मात्रा बहुत अधिक होती है और इन नोट्स के अनुसार जिप्सम की ये परत मिट्टी की नमी सोखने और उसे बनाए रखने की क्षमता को पूरी तरह से बदल देती है। एक सूखे क्षेत्र में ये तो किसी वरदान से कम नहीं है। सही कहा। जिप्सीफेरस मिट्टी की यह परत पानी को पाताल में जाने से रोकती है। इससे होता यह है कि सीमित सिंचाई में भी वहां विशिष्ट फसलें ली जा सकती हैं। मतलब नीचे का रसायन ऊपर की अर्थव्यवस्था तय कर रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसके बिल्कुल विपरीत यानी दक्षिणी राजस्थान की ओर जाएं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों में लाल लोम मिट्टी मिलती है। अरे हाँ, नोट्स में इसे मक्का उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जी, यह लाल लोम मिट्टी मक्के के लिए एक आदर्श प्राकृतिक प्रयोगशाला की तरह है। वहां की पहाड़ी ढलानों और इस मिट्टी का लौह तत्व, ये सब मिलकर मक्के की फसल को वो पोषण देते हैं जो कहीं और संभव नहीं है। ये वर्गीकरण तो राजस्थान की पूरी विविधता को समेट लेता है। मैंने देखा कि नोट्स में उदयपुर और कोटा के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पर्वतीय मृदा का जिक्र है और हाड़ौती के पठार में काली मध्यम मृदा बताई गई है, जो कपास और सोयाबीन के लिए जानी जाती है। एकदम। तो ये 14 सूत्री डेटा महज रटने वाले तथ्य नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के कृषि डीएनए का पूरा नक्शा है। लेकिन जहां इतनी क्षमता है वहीं सबसे बड़े खतरे भी हैं। और यहीं पर वो रेंगती मृत्यु वाली बात आती है। बिल्कुल, मृदा अपरदन, कृषि का क्षय रोग। इस खामोश तबाही को समझना बहुत जरूरी है। अपरदन या इरोजन आखिर है क्या? सरल भाषा में कहूं तो जब उपजाऊ जमीन की सबसे ऊपरी परत अपने मूल स्थान से कटकर या उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, तो जमीन का वो हिस्सा व्यवहारिक रूप से मृत हो जाता है। क्योंकि सारे पोषक तत्व तो उसी ऊपरी परत में होते हैं। हाँ, और राजस्थान में ये मुख्य रूप से दो विनाशकारी ताकतों द्वारा होता है, हवा और पानी। वायु अपरदन की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान इसका सबसे बड़ा शिकार है। इसे क्षैतिज या परत अपरदन भी कहते हैं। आंकड़ों में साफ लिखा है कि जैसलमेर इससे सर्वाधिक प्रभावित है। वह तेज आंधियां चलती हैं और वनस्पति है नहीं जो उन्हें रोक सके। वही तो, हवा उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को एक चादर की तरह उड़ा ले जाती है। रेत के धोरों का खिसकना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और दिलचस्प बात यह है कि धौलपुर वह जिला है जहां वायु अपरदन सबसे कम दर्ज किया गया है। ये अंतर सिर्फ हवा की गति का नहीं है, जमीन की सतह का भी है। लेकिन वायु अपरदन से भी ज्यादा हिंसक नुकसान जल अपरदन से होता है। जल अपरदन यानी पानी से होने वाला कटाव? जी, जब पानी तेज गति से बहता है तो वो जमीन को चीर देता है। नोट्स में स्पष्ट है कि यह चंबल प्रदेश और संपूर्ण हाड़ौती पठार की सबसे बड़ी समस्या है, और जिलों में कोटा सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ नोट्स में एक बहुत अच्छा फ्लोचार्ट था जो जल अपरदन के 2 प्रकार बताता है।
अवनालिका अपरदन और चादरी अपरदन। हाँ, अवनालिका मतलब गली इरोजन। इन दोनों का अंतर समझना जरूरी है। अवनालिका अपरदन तब होता है जब पानी का तेज बहाव जमीन में गहरी वी आकार की खाइयां बना देता है। चंबल नदी ने कोटा में जिन विशाल बीहड़ों का निर्माण किया है वे इसी का खौफनाक रूप हैं। वहां तो आवाजाही भी मुश्किल हो जाती है। और दूसरी ओर है चादरी अपरदन, जिसे शीट इरोजन कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जब बारिश का पानी पहाड़ी ढलान से नीचे गिरता है, बिल्कुल, तब वो गहरी नालियां बनाने के बजाय पहाड़ी की पूरी ऊपरी सतह को एक समान चादर की तरह धो डालता है। अरावली के कारण सिरोही जिला इससे सर्वाधिक ग्रस्त है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये तुरंत दिखाई नहीं देता। और कुछ सालों में हरी भरी पहाड़ी बंजर हो जाती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हो रहे इस शरह के कारण क्या हैं? प्राकृतिक कम और मानवीय ज्यादा लगते हैं। हाँ, नोट्स में इसके पीछे के 4 मुख्य कारण बहुत ही सलीके से बताए गए हैं। पहला है वनोन्मूलन, यानी पेड़ों की कटाई। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, जाल की तरह। ढह जाती है। दूसरा कारण राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ा है, झूमिंग कृषि, जिसे स्थानीय भाषा में वालरा भी कहते हैं। सही कहा। इसमें जंगलों को जलाकर खेती की जाती है। राख कुछ समय उर्वरक का काम करती है, लेकिन फिर जमीन बंजर हो जाती है और लोग उसे खुला छोड़कर चले जाते हैं, जो अपरदन के लिए आसान शिकार बन जाती है। और तीसरा कारण है अनियंत्रित पशुचारण, जहां पशु घास को जड़ों से सहित उखाड़ देते हैं। और चौथा है अवैज्ञानिक खेती, जैसे ढाल की दिशा में जुताई करना, जिससे पानी के बहाव के लिए नाली बन जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम मानवीय हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं तो सेम की समस्या का जिक्र आना लाजमी है। ये तो रेगिस्तान के लिए एक क्रूर विडंबना जैसी है। बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान जहां पानी की कमी है, वहां जलभराव। वही तो, सेम यानी वाटर लॉगिंग। नहरी क्षेत्रों में पानी की अधिकता ने जमीन को दलदल बना दिया है। ये मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर यानी IGNP क्षेत्र में होता है। नहरों से पानी रिस कर जमीन के नीचे जाता है और भूजल स्तर इतना ऊपर आ जाता है कि जमीन दलदली हो जाती है। और नीचे के सारे लवण घुलकर ऊपर आ जाते हैं। हाँ, जिससे खेत खारे और जहरीले दलदल बन जाते हैं। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में हनुमानगढ़ के बड़ोपल, भगवानदास और नेहली गांव शामिल हैं। और गंगानगर का भी बड़ा हिस्सा इससे ग्रसित है। अब सवाल यह है कि इस मानव निर्मित दलदल का समाधान क्या है? प्रकृति के पास ही इसका समाधान है, सफेदा के पेड़ लगाना। सफेदा यानी यूकेलिप्टस। लेकिन उसे तो पर्यावरण के लिए खराब माना जाता है क्योंकि वो पानी बहुत सोखता है। वही तो इसकी खूबी है। यहाँ सेम की समस्या वाले इलाकों में हमें ऐसा ही पेड़ चाहिए। सफेदा एक प्राकृतिक बायो ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करता है। यह एक विशाल वाटर पंप की तरह दलदल का पानी सोखकर हवा में उड़ा देता है। अब सेम की समस्या से आगे बढ़ते हुए मिट्टी के उस रासायनिक पहलू पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, मृदा का पीएच मान। पीएच स्केल का विज्ञान खेती के लिए बहुत जरूरी है। खेती के लिए सर्वोत्तम पीएच 7 माना जाता है, जिसे उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन राजस्थान में यह संतुलन अक्सर बिगड़ जाता है। बिल्कुल, जब पीएच 7 से कम होता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है, एसिडिक। हाँ, जो चूने की कमी के कारण होता है। इसका इलाज आसान है, खेतों में चूने का प्रयोग करना। लेकिन राजस्थान में असली समस्या तो दूसरी है, क्षारीय या लवणीय मिट्टी, जहां पीएच 7 से ऊपर चला जाता है। और इसके पीछे केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन की प्रक्रिया काम करती है। पश्चिमी राजस्थान, खासकर जोधपुर और पाली में ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं चाहूंगा कि आप इस केशिकत्व की यांत्रिकी को थोड़ा और सरल करके बताएं। जरूर। देखिए, गर्मी में जब जमीन सूखती है तो उसमें बारीक दरारें या केशिकाएं बन जाती हैं। भीषण तापमान एक वैक्यूम पैदा करता है, एक तरह का खिंचाव। हाँ, इस खिंचाव से जमीन के नीचे का खारा पानी इन बारीक नलिकाओं के जरिए ऊपर सतह पर आ जाता है। पानी तो धूप में उड़ जाता है, लेकिन सतह पर नमक की एक सफेद कठोर चादर छोड़ जाता है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है। इसका इलाज क्या है? इसका प्रभावी तोड़ है जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम इस मिट्टी की संरचना को खोलता है और लवणों को वापस नीचे धकेलता है। तो अम्लीय के लिए चूना और क्षारीय के लिए जिप्सम। ये वो फॉर्मूला है जिस पर काफी जोर दिया गया है इन नोट्स में। और हाँ, मरुस्थलीकरण को भी नहीं भूल सकते। डिजर्टिफिकेशन, कठोर जलवायु, उच्च तापमान और भूजल स्तर में गिरावट से मरुस्थल आगे बढ़ रहा है।
इसे रोकने के लिए वृक्षारोपण, खासकर शेल्टर बेल्ट्स लगाना, फसल चक्र अपनाना, मेड़बंदी और जैविक खाद का प्रयोग बहुत जरूरी है। और प्रशासन भी इस दिशा में काम कर रहा है। इसी के चलते राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का गठन किया गया था। 22 दिसंबर 2016 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। सही कहा। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना पंचायत स्तर के लोगों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। साथ ही मिट्टी के मुख्य पोषक तत्वों जैसे कार्बन, फास्फोरस, पोटैश और सूक्ष्म तत्वों की निरंतर निगरानी भी की जाती है। सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, ये सब। हाँ, इनकी जरा सी कमी फसल बर्बाद कर सकती है। अब इन प्रशासनिक और रासायनिक बातों से निकलकर नोट्स के उस आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया, हमारी ग्रामीण शब्दावली। ये सदियों पुरानी शब्दावली है। बिल्कुल, ये शब्द सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, इनमें पीढ़ियों का ज्ञान समाया है। जैसे पहला शब्द है हक्कत बक्कत। हक्तक बकत ये उस जमीन को कहते हैं जो जोती जाने वाली है और जिसमें सिंचाई से खेती की जा सकती है। और खसरा, ये तो आज भी चलता है। हाँ, ये गांव के भूमि क्षेत्र का पूरा नक्शा और ब्यौरा होता है। फिर बंजर भूमि, जो कृषि रहित है। नोट्स बताते हैं कि ये सर्वाधिक जैसलमेर और राजसमंद में है, और इसके बिल्कुल उलट है मालभूमि, जो काली उपजाऊ भूमि है। लेकिन जिस शब्द ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है परती भूमि। परती भूमि, ये अवधारणा बहुत ही वैज्ञानिक है। उर्वरता वापस लाने के लिए 1-2 वर्ष खाली छोड़ी गई जमीन। बिल्कुल, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज जानते थे कि मिट्टी कोई मशीन नहीं, एक जीवित प्रणाली है। जब जमीन को परती छोड़ा जाता है तो सूक्ष्म जीव और प्राकृतिक प्रक्रियाएं उसे फिर से रिचार्ज करती हैं। जमीन को खुद को हील करने का समय देना। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करिए।